मैं आपको लेसन 4 करा रही हूँ, वस्तुओं के समूह बनाना। अब देखो बेटा, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत विविधता है। आपने लेसन 1 और 2 में पढ़ा है बेटा भोजन के बारे में, है ना। और लेसन 3 में पढ़ा है वस्त्र। तो हमने देखा अलग अलग तरह के भोजन होते हैं, सब अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं, वस्त्र भी अलग अलग तरह के पहनते हैं, है ना। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। ऐसे आप किसी भी ज़िले में, किसी भी देश में जाओगे बेटा, तो वहाँ पर विविधता वाली मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइप की होती है, अनेक वस्तुएं होती है और विविधता होती है उनके अंदर, है ना बेटा। तो अब क्या करना आपने, अब इनके बारे में ही हम इस लेसन में पढ़ेंगे और फिर हम उनके क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, ये देखते हो ना बेटा, कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग और गुण क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। अब अपने चारों ओर देखिए था गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। गोल आकृति की वस्तुएं तो देखी है बेटा आपने, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे, है ना। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर ले तो सेब, संतरे, घड़े, ये भी क्या होते हैं, गोल। ऐसे आप अपने घर में बेटा ये बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी है, अपने घर में भी आप ऐसे चीज़ें रख सकते हो और उसमें से छांट सकते हो कि गोल कौन सी है ना, प्लास्टिक से कौन सी बनी है, धातु से कौन सी बनी है। अब ये हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। अब खाने वाली चीज़ों को देखेंगे बेटा, तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी में पढ़ा है बेटा। सारणी में क्या करा था, 1.1 में खाने की सामग्री, 1.2 में खाने की सामग्री, कच्ची सामग्री की भोजन जो बनाया उसके लिए क्या क्या चाहिए था, और 1.3 में था बेटा वो कहाँ से आई, वो कच्ची सामग्री कहाँ से आई। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। अब हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को एक समूह बनाना चाहते हैं। प्लास्टिक की क्या क्या चीज़ें होती है बेटा, बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, नलियाँ, पाइप नलियाँ, देखिए ना बहुत सी वस्तुएं होती है। ऐसे आप अपने पास इकट्ठी कर सकते हो प्लास्टिक की, फिर लोहे की बनी वस्तुएं इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है बेटा। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। अब देखते हैं बेटा, हम अगली है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कौन से होते हैं बेटा, ये होते हैं कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, है ना। किस किस से बनी होती है, कांच से, धातु मतलब लोहा, तांबा, चांदी, पीतल, सोने से बनी होती है। प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, ये मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। अब अपने चारों ओर से जितनी भी संभव हो बेटा उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। एकत्र मतलब इकट्ठी करते हैं। प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में और विद्यालय के बाहर से भी एकत्र कर सकता है। अब देखो हमने संग्रह क्या क्या किया क्लास में, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, कारा, ये सारी चीज़ें हमने आसपास से अपने घर से और स्कूल से इकट्ठी की। माचिस की डब्बी, नमक, आलू, है ना, बैट, बल्ला, तो सब देखते हैं बेटा। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में केवल हम सोच सकते हैं। अब कक्षा के कमरे में तो नहीं ला सकते बेटा, वो कौन सी चीज़ें होती है, दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, है ना, देखिए ना आपने ये सारी चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम उन सभी वस्तुओं को पृथक करेंगे जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी है। कौन सी वस्तुओं को पृथक करेंगे, जो कागज़ से बनी है और लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ से और दूसरी लकड़ी से बनी हैं। दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। तो एक समूह में तो कागज़ और लकड़ी दोनों की रखनी है बेटा, और दूसरे में जो कागज़ और लकड़ी से नहीं बनी है। खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 की सूची में बनाइए। ये देखो बेटा, अब प्लेट जो होती है, थाली, किस किस से बनती है, इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से, है ना। पेन किससे बनता है, प्लास्टिक से, धातु से मतलब लोहे का होता है ना पेन, प्लास्टिक का भी होता है। स्केल किस किस का होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, धातु का भी होता है, देखा है ना बेटा। और गिलास किस किस से बनता है, स्टील का भी होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। ये सब चीज़ों से बनती है। ये चीज़ें हमने ऐसे देखनी है कि ये चीज़ किस किस से बन सकती है।
प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। ऐसे बेटा हम इस टेबल को और भी लंबा कर सकते हैं, और भी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं, और फिर वो किससे बनी है ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपने जैसे रबड़ है, रबड़ को लिख सकते हैं। आपके पास बाल्टी है घर में तो बाल्टी को लिख सकते हैं, गिलास तो लिख ही दिया आपने, कटोरी लिख सकते हैं किस किस से बनी होती है। ऐसे बेटा आप इस टेबल को और भी लंबा कर सकते हैं। कौतुक मतलब होता है जिज्ञासा, हमारे अंदर और जिज्ञासा बढ़ेगी कि मैं इसके बारे में भी लिखूँ, इसके बारे में भी मुझे पता हो, है ना। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। हम ऐसे पदार्थों की पहचान के लिए मित्रों से, अपने दोस्तों से, शिक्षकों से, अध्यापकों से, अभिभावकों से, अभिभावक जो हमारे माता पिता, दादा दादी हमारे साथ रहते हैं। ठीक है बेटा, अब ऐसे आप सारणी बना सकते हो और भी लंबी। अब सारणी 4.2 देखेंगे। कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है, दिख रहा है ये यहाँ पर सारणी। लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, इन पदार्थों से बनी वस्तुएं। अब ये यहाँ तो थी वस्तु किन किन, इससे ये किस किस चीज़ से बनती है, और यहाँ है ये आपको दे दिया लकड़ी। लकड़ी से क्या क्या बनता है, यहाँ पे उल्टा कर दिया बेटा। कागज़ से क्या क्या बनता है, चमड़े से क्या क्या बनता है, यहाँ पर हमने इनसे बनी वस्तुएं लिखी है। और यहाँ पर वस्तु थी, ये किस पदार्थ से बनी है, यहाँ वस्तु था, यहाँ पदार्थ है। अब यहाँ पदार्थ है बेटा और यहाँ वस्तु है, उल्टा कर दिया। इस तरह से भी एक टेबल हम तैयार कर सकते हैं। जानकारी को दैनिक जीवन उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है। हमने सोचना है लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ है जो हम रोज़ प्रयोग करते हैं, और उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस टेबल में। तो लकड़ी से क्या क्या बनता है बेटा, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, और भी आप लिख सकते हो, सोफ़ा, है ना, डाइनिंग टेबल, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है, हमने वस्तु को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी है, तो ऐसा भी होता है एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी भी हो सकती है। जैसे गिलास आपको बताया था, गिलास कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, धातु का भी होता है ना बेटा। फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एक ही पदार्थ के उपयोग से, जैसे पदार्थ आपको बताया लकड़ी ले लो तो उससे कितनी सारी वस्तुएं बना सकते हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं बेटा उनके बारे में आपको बताएंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। देखा है बेटा, गिलास कभी कपड़े का तो नहीं बन सकता ना, तो कभी आपने सोचा है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाते। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया उसे याद कीजिए। ध्यान में रखें कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। उसमें हम क्या डालते हैं बेटा, दूध, दही, लस्सी, है ना, डालते हैं ना हम। अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा ये कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। वो तो सारा पानी उसमें से निकल जाएगा बेटा, कपड़े का बनाएंगे तो, है ना। देखो ये लड़की करके दिखा रही है आपको, और सारा निकलता जा रहा है कपड़े में से, तो क्योंकि कपड़े में तो छेद होते हैं ना। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। अब कागज़ का बनाएंगे तो वो जल ही जाएगा बेटा, है ना। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। अब क्या है बेटा, पदार्थ क्या होते हैं, प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, देखने में अलग अलग दिखते हैं बेटा। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। लोहा तांबा भी अलग अलग होता है बेटा। लोहे तांबे एल्युमिनियम में कुछ समानताएं होती हैं और जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। लोहे तांबे और एल्युमिनियम में क्या होती है, कुछ समानताएं होती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। तो ये तो सब धातुओं की बनी है बेटा, लोहा तांबा एल्युमिनियम, है ना। तो इनमें क्या होती है, समानताएं होती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं।
विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली वस्तु दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब क्या क्या इकट्ठा करना पड़ा? गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े। अब इनमें जो चमकीली है उसको अलग कर लीजिए। अब जैसे ये आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? जैसे भी संभव हो किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा कक्षा में जितने पदार्थों के साथ कर सकते हो वैसा कीजिए। देखो बेटा, ये धातु के टुकड़े को हमने काटा है उनकी धुती देखने के लिए। धुती मतलब चमक, उसमें चमक है या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखो बेटा, हमने धुतीवान और धुतीहीन पदार्थों की सूची बनानी है। धुतीवान मतलब जिसमें चमक होगी और धुतीहीन जिनमें चमक नहीं होगी। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे धुतीवान हैं अथवा नहीं। रेगमाल तो देखा ना बेटा, उससे रगड़ के हम देखेंगे, अगर उस पर चमक आएगी तो वो धुतीवान हैं। ठीक है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्रायः धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें चमकती है ना बेटा। सोना सबसे ज़्यादा चमकता है ना। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धुतीहीन दिखाई देने लगती है। मतलब कुछ धातुओं की क्या हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कई दिनों तक पहने रहेंगे सोना चांदी के आभूषण तो उनकी चमक खो जाती है ना, और फिर वे निष्प्रभ दिखाई देंगे, मतलब खराब से दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। यह देखें कि इनमें धुती है या नहीं। धुती का मतलब बेटा चमक है। ठीक है। अब कठोरता, क्या क्या गुण हैं बेटा? एक तो चमक हुई, दिखावट है ना, और ये आपको यहाँ पे बताई दिखावट के बारे में, चमक है या नहीं। अब है कठोरता, कि कोई पदार्थ कठोर होता है, कोई सॉफ्ट होता है ना। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हो तो उनमें कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है। उनको कुछ को दबा सकते हैं हम और कुछ को दबा नहीं सकते हैं। कुछ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। संपीड़ित का मतलब बेटा खरोंचना भी है। ठीक है। धातु की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ या वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। देखो आ गया ना खरोंचना। तो संपीड़ित का मतलब खरोंचना भी होता है। अब चाबी लेनी है आपने धातु की, लोहे की, जैसे आपके घर में होती है स्टील की। इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को तो आसानी से खरोंच सकते हो, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ, अब आपको याद रखना बेटा, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, और जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ये याद रखना बेटा, कोमल पदार्थ कौन से होते हैं और संपीड़ित कठोर पदार्थ कौन से होते हैं। जिन्हें संपीड़ित करना आसान होता है वो कोमल होते हैं, और जिन्हें संपीड़ित करना आसान नहीं होता वे कठोर होते हैं। उदाहरण के लिए रुई तथा स्पंज कोमल है। अब रुई और स्पंज को तो दबा सकते हो ना बेटा, आपने स्पंज देखा है ना, जो सीटों में लगा होता है बसों की, जबकि लकड़ी क्या है, कठोर है ना। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती, कठोरता, रुक्ष मतलब खुरदरा, चिकना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? तो ये दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण कौन कौन से हो गए बेटा? धूती, कठोरता, रुक्ष, चिकना, है ना। अब आप सोचिए कोई और भी गुण होता है। आप देखो, विले अथवा अविले। विले मतलब जो घुल जाए और अविले जो ना घुले। जैसे आप चीनी घोलते हो, नमक घोलते हो तो वो घुल जाता है ना बेटा, और अगर आप चाक पाउडर घोलोगे तो वो नहीं घुलेगा, उसको अविले कहेंगे। अब कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। मतलब इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिए। ठीक है, एक एक चम्मच में लीजिए। चौक पाउडर अब कैसे बनाओगे बेटा? एक चौक को पीस लो और वो चौक पाउडर बन जाएगा। हाथ से भी ऐसे तोड़ सकते हो। रेत तो आपके आसपास मिल ही जाएगी, लकड़ी का बुरादा भी मिल जाएगा, है ना। अब कांच के 5 गिलास लीजिए। ये दिख रहा है बेटा, ऐसे कांच के गिलास घर में ही होते हैं, कांच के लेने हैं कि ताकि उसमें से आसानी से आपको दिखाई दे। अगर आप स्टील का लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बेटा।
प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। अब जैसे टोटल 3 हिस्से हैं तो उसके 2 हिस्से में क्या भर लीजिए, जल भर लीजिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, पहले में चीनी डालनी है, दूसरे में नमक डालना है। इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ जैसे चौक, रेत, लकड़ी का बुरादा, है ना, रेत को हम बालू भी नाम दे रहे हैं बेटा। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। विलोड़ित का मतलब होता है धीरे धीरे हिलाइए, ठीक है। जो अंदर की वस्तु जो आपने घेरी है उसको हिलाइए। अब कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा मतलब वेट, इंतज़ार। प्रेक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो आप क्या देखोगे, जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। कुछ घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। जैसे नमक पूरी तरह से घुल जाएगा, चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, लुप्त हो जाएगी। लुप्त मतलब दिखाई नहीं देगी, है ना बेटा। अब बालू तो नहीं घुलेगी, रेत तो नहीं घुलेगी, तो लुप्त नहीं होती। चौक पाउडर भी नहीं घुलेगा, लुप्त नहीं होता, क्योंकि उसके कण आपको दिखाई देंगे पानी में। लकड़ी का बुरादा ये भी घुलेगा नहीं, तो ये भी दिखाई देगा, तो ये लिखेंगे हम लुप्त नहीं होता, ठीक है। अब आप यह देख पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। जो घुल गए, कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, घुल गए, उसे हम कहते हैं ये पदार्थ जल में विलय हैं, ठीक है बेटा। और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, जल के साथ मिश्रित नहीं होते, काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित मतलब हिलाने पर भी वे जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय है। बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है। जल जो होता है बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है। हमारे शरीर के प्रक्रियाओं में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं। अब द्रव को देखना है बेटा। सिरका देखा है आपने, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल। अब इनका परीक्षण करेंगे हम, क्या ये जल में घुल जाते हैं कि नहीं घुल जाते हैं। बेटा देखो, सिरका और नींबू का रस तो घुल जाएगा, लेकिन तेल जो है वो ऊपर तैरता रहता है। आपने देखा होगा ना, तेल नहीं घुलता उसमें। तो कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए, हिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए, क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो आपने देखना है ऐसे। अब आप देखोगे सिरका और नींबू का रस तो घुल जाएंगे, बाकी अन्य द्रव जो होंगे वो नहीं घुलेंगे। इस प्रयोग को बार बार दोहराइए बेटा ऐसे। अब कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। पृथक मतलब अलग परत बना लेते हैं। जैसे नमक, जैसे आप तेल गिरोगे बेटा तो वो अलग परत बना लेंगे। सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन है, मिट्टी का तेल जो घर में होता है ना। तो आपको बताना है कौन मिश्रित हुआ कौन नहीं हुआ। घर पे करके देख सकते हो ना बेटा, सभी बच्चे करेंगे ना। अच्छे बच्चे होंगे तो ज़रूर से ज़रूर करेंगे ये परीक्षण, है ना। फिर क्या होता है, परीक्षण करने से आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जाएंगी और आप कभी भी इस बात को नहीं भूलोगे। फिर आपको साइंस भी अच्छी लगने लगेगी जब आप प्रैक्टिकल कर करके देखोगे घर पे, है ना बेटा। ये तो आसान है, ये तो आप कर सकते हो। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु तथा पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ऑक्सीजन गैस होती है बेटा, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, वो जल में घुल जाती है और फिर ये जो जल में जंतु रहते हैं, पौधे रहते हैं, उनके जीने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरजीविता मतलब जीने के लिए। अब वस्तुएं जल में तैर सकती हैं, डूब सकती है। अभी आपको बताया घुल सकती है, नहीं घुल सकती है ना बेटा। कुछ कठोर होती हैं, कुछ चमकदार होती हैं, कुछ चमकदार नहीं होती है, कुछ सॉफ्ट होती हैं। अब नेक्स्ट है आपका, वस्तुएं जल में तैर भी सकती हैं, डूब भी सकती हैं। तो क्रियाकलाप 4 करते समय या आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। जो घुले नहीं हैं बेटा, उनको हम क्या कर सकते हैं, जल में से अलग कर सकते हैं। ऊपर से पानी निकाल लेंगे और नीचे उसका वो रह जाएगा अविलय ठोस। इनमें कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे। देखो जैसे अब पत्ता गिरो आप, उसमें पत्ता तो नहीं घुलेगा। अब कुछ पदार्थ, कई सारे पदार्थ इकट्ठे घेर दो बेटा। जैसे बोल है, बोल ऊपर आ जाएगी, पत्ता ऊपर आ जाएगा, और बाकी चीज़ें जैसे चाबी है, चाबी कंचे नीचे डूब जाएंगे, है ना। ऐसे आप घर पे करके देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें डाल दो बेटा पानी में, देखो कौन सी ऊपर आ गई, कौन सी नीचे आ गई। जो हल्की होती हैं बेटा वो ऊपर आ जाती है और जो भारी होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए, क्या यह सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं या डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप किसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है, इन सबको आपने करके देखना है बेटा, ठीक है। परीक्षण
मैंने आपको कहा गिलास में कई सारी चीज़ें डाल दीजिए आसपास की और आपको पता चल जाएगा कौन डूब रही है कौन नहीं डूब रही है ना। आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दीजिए। अन्य द्रवों जैसे तल में यही पदार्थ तैरते हैं डूबते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। अब है पारदर्शिता। तो कुछ पारदर्शी होते हैं और कुछ पारदर्शी नहीं होते हैं। मतलब किसी वस्तु के आर पार देखा जा सकता है। जैसे आप कांच देखते हो बेटा, कांच के क्या होता है, हम आर पार देख सकते हैं तो वो पारदर्शी वस्तु होती है। और जिसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते, लोहे के आर पार नहीं देख सकते, तो वो क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा, या तो खेलते ही होगे बेटा, छुपम छुपाई जिसको कहते हैं ना। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्योंकि आप दीवार के पीछे छुप जाते हो बेटा, तो आप किसी को भी दिखाई नहीं देते ना। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? अब शीशे की खिड़की के पीछे छिपोगे तो बेटा क्या होगा, आप तो दिखाई दोगे साफ, है ना। क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा और फिर आपको धप्पा कर देगा। उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अब ये डेफिनेशन याद रखनी है आपने। पारदर्शी किसे कहते हैं? उन पदार्थों तथा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। कांच में से देख सकते हो बेटा, जल में से देख सकते हो, वायु में से देख सकते हो, है ना। प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ, अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में, पात्र का मतलब बर्तनों में रखना पसंद करते हैं। दुकानदार किस किस चीज़ को रखते हैं? बिस्किट, मिठाइयाँ, ताकि आप उनको देख लो और कहो अंकल जी ये वाली चीज़ दे दो मुझे, है ना। अब उसमें रखेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसकी दुकान पे क्या क्या चीज़ें हैं ना। ये देखो, ये दुकान दिखा रखी है और इसमें चीज़ें रख रखी है। अब टॉफ़ी कई टाइप की होती है, वो भी अलग अलग डब्बे में रख देते हैं ना बेटा, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते या जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं जाता। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। यह नहीं बता सकते बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हो ना बेटा। अब आप देखो, कागज़ की एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। अब कागज़ की शीट लेके उसमें से जले हुए बल्ब को देखो। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। अब तेल डाल दो बेटा। पहले देख लिया उसको कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बल्ब के आगे अड़ा दो कागज़, है ना, और अब उस पर तेल की बूंद डाल दो और फिर देखो उसको। कागज़ के उस भाग में जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं कि क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अब क्या हो रहा है बेटा, हमें और अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। अब चिकने कागज़ से हर कोई वस्तु तो नहीं देख सकते ना बेटा। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं। तो ये याद रखना बेटा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखते, मतलब एकदम साफ साफ नहीं देख सकते। साफ साफ देख पाएंगे तो वो पारदर्शी होते हैं और धुंधला धुंधला जिसमें दिखाई दे वो पारभासी होता है। कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण में किया था। वसा के लिए कहा था ना बेटा, चीज़ों को लपेट के रख दीजिए। अगर कागज़ पे धब्बे आ जाएं चिकने चिकने तो वो उसका मतलब उसके अंदर वसा है। जैसे बादाम गिरी रख दो, है ना, अपने चिप्स रख दो आप अपने, तो उस पर क्या हो जाएगा, तेल छूट जाएगा, घी छूट जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर वसा है। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर विचार कर सकते हो, सोच सकते हो बेटा ऐसे? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी के रूप में बांट सकते हैं। अब आप पदार्थ कैसे कैसे होते हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में बांट सकते हैं। ठीक है बेटा। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है पहेली। एक लड़की का नाम है पहेली और भूजो थे ना बेटा, दो इसमें बच्चे। तो पहेली क्या कर रही है, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। ऐसे टॉर्च में से जो लाइट आ रही है बेटा उस पर हथेली रख दीजिए आप अपनी। ये दिख रहा है, ये आपको ऐसे दिखा रखा है, टॉर्च के ऊपर ये हथेली रखी हुई है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। अब ये दूसरी ओर क्या आ गई बेटा, ये लाइट दिख रही है ना। क्या यह जानना चाहती है कि आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है? हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है।
तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। सभी पदार्थों की बनावट भी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है ना। जल और अन्य द्रवों में मिश्रित भी अलग अलग होते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब क्या थे बेटा, आज हमने पढ़े हैं पदार्थों के गुण। ठीक है, दिखावट में कैसे होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ चपटे होते हैं, कुछ वर्ग की शेप में होते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। पदार्थों का समूहन कैसे किया जा सकता है बेटा, उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडार सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुट को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, अनाज और दालों का भंडार। अब देखा होगा ना आपने बेटा, जब आप किराने की दुकान पे जाते हो तो सारी दाल वो एक जगह रखता है ना, बिस्किट एक जगह रखता है। तो क्या होता है, इससे हमें आसानी हो जाती है। अब कोई दाल लेने आया, अब हम अलग अलग जगह रख देंगे तो हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, एक जगह रखे होंगे तो हम फटाफट उसको दे सकते हैं ना बेटा। ऐसा हम अपने समय बचाने के लिए करते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं वस्तुओं का समूहन बेटा, सॉरी, सम्मोहन तो ऐसे होता है किसी को वश में करना, और ये है समूहन। ठीक है, इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन, इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक ध्यान हम बड़ी कक्षाओं में करेंगे, उच्च कक्षा में। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय।